तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सब ने कहा था कि साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य का और रचना एवं रचनाकारों का एक क्विक रिवीजन सर करा दीजिए, तो आपके लिए मैं बिल्कुल टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने के फुल ऑन चांसेस हैं। इवन मैं कहूँ कि इस पूरी की पूरी सीरीज में आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको फंस जाएंगे। मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको हिंदी साहित्य 23 वीडियो में पहले कराया भी है। आज तक पूरे यूट्यूब पे इस तरह का संकलन कहीं भी नहीं है और आज मैं आपको ये देने जा रहा हूँ 40 क्वेश्चन। अभी आज करवा रहा हूँ, कल संख्या और बढ़ा दूंगा, 12 से पहले पहले इसको पूरा कर लूंगा। बड़ी मेहनत लग रही है, सब चीज लग रही है, तो आप भी मेरा मनोबल बढ़ाएं। आपको पता है मेरा मनोबल कैसे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो आप आंख बंद करके लगा दें, क्या आदिकाल कहा जाता है। और आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। जहां जहां आवश्यक होगा वहां वहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता भी चलूंगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया? तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? एक पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। इस हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के या रचना के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इस पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक और भी प्रमुख रचना है, वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और एक और रचना है आपको ये याद रखनी है, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास, ये आपको याद रखना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो संज्ञा देने वाले कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा है। आदिकाल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, आप देख लो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। वीरकाल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीरकाल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और बीजवपन काल कहने वाले थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? आदिकाल है, उनसे सबसे पहले आदिकाल है, उसके बाद आपका भक्ति काल है, उसके बाद आपका रीति काल है और उसके बाद आपका आधुनिक काल है। ठीक है, आपका आधुनिक काल है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है? तो 1850 से अब तक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 1850 से अब तक माना जाता है। ये चीज आपको क्लियर करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए आदिकाल है, देन भक्ति काल है, देन रीति काल है, देन आधुनिक काल है। तो ये तीनों सही हैं, जबकि संयुक्त काल कुछ यहां पर होता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और बता देता हूं, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस की अधिकता थी। ठीक है, आपने देखा भी होगा, ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। आपको जब भी समय लगेगा वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद की अनुभूति उसमें होगी। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल शब्द का प्रयोग किसने किया? अभी हमने देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का आपको पता है कि जो हमारा
आधुनिक काल है, जिसको गद्य काल कहा जाता है, उसका सबसे पहला समय जो माना जाता है वह भारतेंदु युग को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा, यानी कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो आपको एकदम से याद आएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन है, पर जॉर्ज ग्रियर्सन ना होके गारसा द तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की परंपरा को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, गारसा द तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले फ्रेंच में हुआ, और जो हमारे गारसा द तासी हैं उन्होंने ही ये हिंदी साहित्य का लेखन किया। गारसा द तासी। भाई साहब एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, इस बात का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो अभी हमने देखा किसमें लिखा गया? फ्रेंच में लिखा, गारसा द तासी ने। ये सब बहुत टॉप क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी कैसे विद्वान थे? फ्रेंच कहां बोली जाती है? फ्रांस में बोली जाती है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गारसा द तासी, आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। अब ये है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार मतलब कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? आपको पता है सबसे पहले गारसा द तासी ने लिखा, फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में लिखा, तो वो कौन सा था वो आपको यहां पे देखना पड़ेगा। तो ये हमारा नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको लिखने वाले कौन है? गारसा द तासी हैं। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, इसके लेखक का नाम है गारसा द तासी। ये चीज आपको क्लियर अपने दिमाग में बिठानी चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन देना पड़ेगा या आंसर देना पड़ेगा, हिंदी शब्द सागर की मूल भूमिका में इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास ये कब प्रकाशित किया गया? तो 1929, आपको याद रखना है 1929 में ये लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसको लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही श्रेय जाता है भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप देने का। अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो अभी हमने ऑप्शन देखा है, आंसर देखा है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह पहले शब्द सागर की भूमिका थी, बाद में चलकर वह क्या हो गया? आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। उसके बाद शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज एक पुस्तक है, एक रचना है जिसमें 1000 से अधिक भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें क्या चीज है? ये क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर ने गलत डाला था। ये 1878 की रचना है और इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर,
जिनका जन्म जो वर्ष है वो 1833 है, पर अगर जन्म पूछा जाए तो 1833 और शिव सिंह सरोज रचना काल पूछा जाए तो 1868। तो इसमें आपका ये स्टार वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? यानी आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश में लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है पादरी एडविन ग्रीव्स। कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स ने इसको लिखा है, ये आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखेंगे। अगला है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना है इसमें डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। जो ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिखा। एक थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में थोड़ा शायद गलती कर आया हूं, ठीक है, मैं आपको सही करके देता हूं, एक सेकंड, क्षमा चाहता हूं। ये जो कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। मैं जल्दबाजी में इसको गार्दा द तासी बता गया हूं, जबकि गार्दा द तासी का इस्तवार द ला लिटरेतुर है ना, एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये फ्रांसीसी में लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसको लिखने वाले हैं। जबकि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अभी आया ना कि जो ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया। इसमें यह आया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? तो अभी हमको पता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इतनी बार रिपीट कर रहा हूं मैं भी और क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं कि आपको यही चीजें याद हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का, ये पूरा है तो अभी हमने पढ़ा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम लिखिए, तो आपको सीधे लगा देना है जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा, टाइप इसने ऐसी मतलब देख के थोड़ा बना दिया है बार बार। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि रिपीट ना हो क्वेश्चन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब इसमें आया किस लेखक, ये है आपका किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ठीक है, काल विभाजन किस में मिलता है? लिखने वाले तो बहुत थे, सबसे पहले काल विभाजन किस में मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है, ठीक है, अभी हमने देखा मॉडर्न वर्नाकुलर जो पूरा पढ़ा हमने, ये नाम था हमारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें पूरा काल विभाजन मिलता है। ठीक है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो आपको याद रखना है कौन? मिश्र बंधुओं ने सबसे ज्यादा कवियों का उपयोग किया है, कवियों के नाम को लिखने का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कवियों का वर्णन किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। और लगभग कितने? तो 5000 कवियों का उन लोगों ने वर्णन किया है। अगला बात है मिश्र बंधु विनोद, है ना, मिश्र बंधु विनोद, ये पूरा है आपका रचना है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। ठीक है, मिश्र बंधु है ना, मिश्र बंधु विनोद, ये पूरा साहित्य इतिहास है। तो इसके लेखकों के नाम क्या है आपको बताना होगा। तो इसके लेखकों के नाम क्या है? ये वाला, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधु हो गए, 3 हो गए ना। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कितने बढ़िया नाम है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934। आपको इसमें आंसर लगा देना है, ये क्लियरली आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है,
मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भागों में हुआ है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। और चौथा भाग कब आया? 1934 में ये आया। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा अपने अपने हिसाब से उन लोगों ने निर्धारण किया था। सबसे पहले उन्होंने आरंभिक काल माना, उसके बाद आध्यात्मिक काल माना। ठीक है, आरंभिक काल मतलब आदि काल से थोड़ा सा पहले का समय, और आदि काल के समय को उन लोगों ने आरंभिक काल माना। क्या माना? आरंभिक काल माना। उसके बाद जो आपका जो इसके बाद जो आपका भक्ति काल आता है उसको इन्होंने आध्यात्मिक काल माना। ठीक है, आध्यात्मिक काल के बाद इन लोगों ने जो श्रृंगार वाला था उसको थोड़ा अलंकृत काल माना, और उसके आगे मतलब ये सब मिक्सअप थोड़ा चलता रहा। तो परिवर्तन काल उसके बाद जो आया, मतलब आधुनिक काल से पहले और रीति काल के थोड़े बीच का टाइम इन लोगों ने माना। तो परिवर्तन काल को इन लोगों ने माना 1890 से 1925 के बीच का समय। ठीक है, 1890 से 1925 के बीच का समय। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो प्रथम उत्थान वो माना जाएगा 1868 से 1893। ये आपको मतलब पढ़ लेने, एक बार पेपर में आएंगे तो आपको एकदम से दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएंगी। तो प्रथम उत्थान माना कब? 1868 से 1893 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित की है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा इसमें 1925 से 1950 तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित की। तो 1925 से 1950 तक, इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। और डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 1868 से 1893। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 के समय को उन्होंने द्वितीय उत्थान का समय माना है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन, हिंदी शब्द सागर किसकी रचना है? अभी पता लग गया होगा। हिंदी शब्द सागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और इसी की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। बाद में वह स्वतंत्र ग्रंथ आपका बन गया। तो प्रकाशन किस संस्था के द्वारा हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसका पब्लिकेशन हुआ, मतलब प्रकाशन हुआ, और ये पब्लिश हुई। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे, जबकि आपके बाबू श्याम सुंदर दास, उसके बाद पंडित रामनारायण मिश्र, और उसके बाद आपके ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों लोग उसमें शामिल थे। रामचंद्र वर्मा नहीं थे। उम्मीद करता हूं आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। नए क्वेश्चन भी आपको पढ़ने को मिले होंगे, सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।